वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे बैक बॉन्डिंग होती है, क्यों बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए बैक बॉन्डिंग। तो एप्लीकेशन ऑफ ए बैक बॉन्डिंग में फर्स्ट एप्लीकेशन है टेंडेंसी टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, टेंडेंसी टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो ये है ना डिफरेंट डिफरेंट है ना ऑक्साइड्स है, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये क्लोरेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, सल्फर का +6 है एंड क्लोरीन का +7 है। तो हम देख रहे हैं कि साइज ऑफ जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है ना, तो इनका जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो साइज ऑफ अगर सेंट्रल एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब उसके जो ऑर्बिटल्स है उनका साइज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके जो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स है ना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज ऑफ ए सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है मतलब हो गया कि डी ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास तो क्या है, फील्ड है ना, पी ऑर्बिटल है। ठीक है, फील्ड पी ऑर्बिटल है, और जो भी सेंट्रल एटम है ना उसके पास क्या है, वेकेंट है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब इस वेकेंट डी ऑर्बिटल का साइज जितना, इसका तो 2p ऑर्बिटल है हमें पता है, और इसका है ना साइज है ना जो डी ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो इस 3d ऑर्बिटल का साइज जितना ज्यादा डिक्रीज होएगा उतनी ही है ना जो बैक बॉन्डिंग होगी ना वो उतनी इंक्रीज होएगी। ठीक है, साइज बाई एन डिक्रीज होएगा, साइज डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग इंक्रीज होएगी, और एट द एंड क्या होगा कि ओवरलैपिंग के इंक्रीज होने से जो डी पाई पी पाई जो बैक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो बैक बॉन्डिंग में उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, ये जो बैक बॉन्डिंग में है ना उतनी ही ज्यादा है ना ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगी। मतलब है ना ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है फॉर फर्दर बॉन्डिंग क्या होगी कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने से जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है फर्दर और बॉन्डिंग करने की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की टेंडेंसी अगर फर्दर बॉन्डिंग की डिक्रीज होती है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हो गया या डायरेक्टली मतलब हो गया कि उसकी जो टेंडेंसी है ना पॉलीमराइजेशन की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे है ना बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन की है ना फर्दर बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, मतलब पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे है ना पॉलीमराइजेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन, टेंडेंसी टू अंडरगोस पॉलीमराइजेशन बाय ऑफ द ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स या जो भी ऑक्साइड्स है। अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं ना, जैसे कि एक तो ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, एक ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में है, और जो ये कार्बोकेटाइन है इसका 2p ऑर्बिटल कैसा है, वेकेंट है। यहाँ पर भी है ना कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल तो कौन सा है, 2p ही है। लेकिन ये जो सल्फर है इसका जो लोन पेयर है ये 3p ऑर्बिटल में है। तो मतलब यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, 2p बैक बॉन्डिंग होगी सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 3p2p बैक बॉन्डिंग होगी। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव कहाँ रहेगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव रहेगी। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव रहेगी उतना ही वो जो कार्बोकेटाइन है उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना कार्बोकेटाइन का 2p वेकेंट ऑर्बिटल है, और है ना ऑक्सीजन के में ना जो फील्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है। सिलिकॉन का है ना वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, 3p है, और ऑक्सीजन का फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, ये 2p है ना। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये जो ये वाली बैक बॉन्डिंग हो रही है सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 2p के बीच में जो ओवरलैपिंग रहेगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, और जो 3p के बीच में ओवरलैपिंग होगी उससे, इसीलिए जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग, और उतना ही ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये CF3 एनायन है और ये CCl3 एनायन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो CF3 है इसमें है ना कार्बन के पास है ना फील्ड ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, और जो फ्लोरीन के पास है उसके पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, d ऑर्बिटल भी होता नहीं है 2p वाले में। सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल भी नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे तो है ना बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो
अगर ये बैक बॉन्डिंग देखेंगे तो ये होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं। अब ये जो है ना, जो नेगेटिव चार्जेस से कैसे स्टेबलाइज करेंगे, तो जो फ्लोराइड है उसका माइनस आई इफेक्ट तो लगेगा, तो यहाँ पे जो CF3 जो एनायन है उसको स्टेबिलिटी का ओनली एक ही रीजन है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए हेलोजन, राइट। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखते हैं ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए हेलोजन तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे दूसरा इफेक्ट क्या है कि इसके पास, क्लोरीन के पास कौन सा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल वैकेंट है, और कार्बन के पास फिल्ड है ना 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे कौन सी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, 2p से 3D, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला CCl3 में फैक्टर कौन सा हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, बैक बॉन्डिंग वाले में आएगी। तो 2 इज मोर स्टेबल देन द 1। नेक्स्ट होता है एसिडिक नेचर ऑफ, एक है एसिडिक नेचर ऑफ, अगर CHCl3 और CFCl3 का अगर हम एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं तो ये भी हम है ना इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक नेचर क्या होता है कि जब कोई कॉन्जुगेट एसिड है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो H+ को है ना रिमूव करने के बाद में H+ देने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, H+ ये दे देगा, अगर ये कोई कॉन्जुगेट एसिड है ये H+ अपना दे देगा, इसके बाद में ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस ऐसे कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होएगा। अब ये जैसे CHF3 है ना, H+ देने के बाद में CF3 एनायन बन जाएगा, और CHCl3 है ना, H+ देने के बाद में CCl3 एनायन बन जाएगा। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो CCl3 एनायन है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, और CF3 एनायन में तो बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है। तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल रहा, CCl3 ज्यादा स्टेबल रहा, CCl3 एनायन ज्यादा स्टेबल रहा देन CF3 एनायन से। इसीलिए जो एसिडिक नेचर अगर हम कंपेयर करेंगे CHCl3 का और CHF3 का, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो अगर CHCl3 और CHCF3 की अगर हम है ना एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो CHCl3 मोर एसिडिक होएगा देन CHF3 से। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म एडक्ट, है ना। तो जैसे है ना टेंडेंसी टू फॉर्म एडक्ट है ना, अगर है ना THF है, THF क्या होता है कि सॉफ्ट रिएजेंट होता है, और ये है ना जो B2H6 होता है ना उसका सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। देखो इस प्रकार से सिमेट्रिकल ये क्लीवेज करता है। ये वाला तो कैसा है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है, इसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है वैसे। तो देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता क्या है, जो फ्यूरेन होता है अगर इसके जो 4 हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजनेशन कर दे तो ये क्या बन जाता है, अगर अनसेचुरेशन इसका बिल्कुल खत्म कर दे तो ये क्या बन जाएगा, THF बोलेंगे ना इसे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब इसमें क्या है कि अगर इसके पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है तो ये अपना लोन पेयर क्या देगा कि बोरोन को देगा, और ये है ना एडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो मतलब THF में है ना एडक्ट फॉर्मेशन की है ना टेंडेंसी रहती है। लेकिन अगर ये कोई दूसरा है ना ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो और सिलिकन के पास क्या, इसके पास तो फिल्ड p ऑर्बिटल है ना ऑक्सीजन के पास, और जो सिलिकन है उसके पास है ना वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होएगा कि है ना ये d-p बैक बॉन्डिंग चलेगी ऑक्सीजन टू सिलिकन, राइट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा B2H6 के साथ एडक्ट बनाने के लिए। तो अगर ये वाली रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एडक्ट नो एडक्ट होगा, कोई एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन क्या दिया, लोन पेयर ऑफ ए ऑक्सीजन यूज्ड इन ए बैक बॉन्डिंग विद सिलिकॉन सो नॉट अवेलेबल फॉर द बोरॉन एटम, सो नो एडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस हियर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडक्ट फॉर्मेशन डजंट टेक्स प्लेस, है ना, कौन से में ना एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। अमोनिया है, अमोनिया का लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन का, ये बोरोन को लोन पेयर देगा और ये एडक्ट फॉर्मेशन टेक्स बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार है ना ट्राईमिथाइल अमोनिया, इसके पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये BF3 को लोन पेयर देगा, ये एडक्ट फॉर्मेशन होएगा। इसी प्रकार है ना ये B2H6 को भी लोन पेयर देगा तो इसके साथ भी लोन पेयर है ना फॉर्मेशन होएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास है ना p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और ये इसके पास सिलिकन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग होएगी, और बैक बॉन्डिंग होएगी तो ये लोन पेयर इधर बोरोन को देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, ये तो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा ऑलरेडी जो सेम कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग में है ना। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होएगा। ये थी फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द बैक बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, है ना, ठीक है। अब जैसे ये A और B को, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें A और B के बीच में एक बॉन्ड है, अगर इनके बीच में अगर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी तो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, है ना, कम्स इन AB बॉन्ड। पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब हो गया कि बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होएगी,
बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होएगी, और जो एबी बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होएगी। तो ओवरऑल देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है और बाकी सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एबी बॉन्ड, ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन ए बॉन्ड एंगल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, सो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है, तो यहाँ पे ना रिपल्शन कम है, ये हो गया θ1 हो गया। लेकिन अगर है ना ये सिलिकॉन है ना, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास है ना फिल्ड p ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में ये बैक बॉन्डिंग हुई, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, इधर भी इंक्रीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन हुआ, तो ये θ2 है ना, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, डाइसिलाइल ईथर है, तो इसमें पी पाई से डी पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो जो है ना जिसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होएगी ना उसमें ना जो थीटा का मान इंक्रीज हो जाएगा, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये ऑक्सीजन H2 है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ इसमें ना OH जो बॉन्ड एंगल है वो θ1 है, और ये जो है Cl OCl, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन का है ना वैकेंट p ऑर्बिटल, फिल्ड p ऑर्बिटल हो गया, और इसके है ना वैकेंट d ऑर्बिटल हो गया, तो पी पाई p ऑर्बिटल ऑफ ए ऑक्सीजन टू द d ऑर्बिटल ऑफ ए क्लोरीन, ये बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इन ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड में है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में, तो फिर है ना ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो θ2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा θ1। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, तो जहाँ है ना बैक बॉन्डिंग रहेगी वहाँ बैक बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इधर भी sp3, सबका sp3 है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सब में कितने हैं, 2 है, 2 है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करें तो लोन पेयर वाला फैक्टर भी है ना, यहाँ पे है ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहा है ना, तो अब यहाँ पे है ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा है, बैक बॉन्डिंग है ना। अब देखो है ना इसमें भी अगर है ना, अगर देखो इनमें है ना Cl2 Br2 और I2 है ना, इनमें तो है ना बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्या ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ना तो देखो लोन पेयर तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा, इन तीनों में है ना बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है, और इन जो हेलोजन है इनके पास है ना वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब बैक बॉन्डिंग की अगर टेंडेंसी देखी जाए तो बैक बॉन्डिंग है ना सबसे ज़्यादा किस में होएगी, सबसे ज़्यादा तो Cl2O में होएगी, फिर है ना क्योंकि साइज मिसमैच का फर्क हो गया ना, इधर तो 3D है, इधर 4D ऑर्बिटल है, फिर उधर 5D ऑर्बिटल है, तो ये तो इनकी बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया, जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होएगा, राइट। तो इन वाले केस में तो ये हो गया। अब है ना बात करते हैं जैसे कि H2O और OF2 है ना, तो H2O और OF2 में हम देखते हैं कि जो OF2 है ना इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस ये जो बॉन्ड पेयर होएगा ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ना टुवार्ड्स है ना फ्लोरीन ज़्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पे है ना जो रिपल्शन होएगा ना वो कम होएगा, और OH बॉन्ड में है ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना सेंट्रल एटम की ज़्यादा है, तो ये जो इस OH बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर रहेगा ना ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब रहेगा। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ होगा तो यहाँ पे है ना रिपल्शन कम होएगा, जबकि ये है ना बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के करीब रहने से यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होएगा। तो जो है ना H2O और OF2 में अगर बॉन्ड एंगल की बात करी जाए तो H2O का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, ऑर्डर देखें, तो ना H2O और OF2 में तो है ना इसका हो गया, H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया देन OF2 से, और इन दोनों से ज़्यादा है ना H2O का है ना जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है।
अब इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी दो फैक्टर वर्क कर रहे हैं, है ना। एक तो सेंट्रल एटम और ये सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम अगर है ना, अगर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एल्काइल ग्रुप ईटीसी है ना, तो साइज ऑफ ए सराउंडिंग एटम इंक्रीज होने पे एक हमने ये देखा कि अगर है ना ओनली है ना साइज के बेसिस पे अगर इनका बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर दिखाए ना तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर है ना ओनली साइज से डिसाइड नहीं होएगा, क्योंकि जैसे इसमें तो 3D ऑर्बिटल है, इसमें 4D है, इसमें 5D ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्डर नहीं आएगा। इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे, जैसे कि ये AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ये सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम है, ठीक है। अगर है ना साइज ऑफ ए सराउंडिंग एटम ज़्यादा है देन साइज ऑफ ए सेंट्रल एटम, देन क्या होता है कि सराउंडिंग एटम का साइज इंक्रीज होने पे क्या होगा कि एटॉमिक रिपल्शन है ना इंक्रीज होएगा, और फिर है ना बॉन्ड एंगल इंक्रीज होएगा। मतलब है ना जो जो सराउंडिंग एटम है उसका साइज है ना डोमिनेट करेगा, है ना। एटॉमिक रिपल्शन इन दो जो बी के बीच में ना इनका साइज ज़्यादा है, इसलिए इनके बीच में एटॉमिक रिपल्शन है ना डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब ये जो बी कौन कौन हो सकते हैं ना, जो सराउंडिंग एटम्स कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये सब ये हो सकते हैं। ये क्या क्या नहीं हो सकते सराउंडिंग एटम्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, OH, NH2, अगर ये वाले ग्रुप्स है ना तो ये फैक्टर वर्क नहीं करेगा। ये फैक्टर कब वर्क करेगा साइज वाला, सराउंडिंग एटम के साइज वाला, जब है ना जो सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइल ग्रुप वगैरह ये हो। तो ओवरऑल क्या देखेंगे, इन दोनों बी की है ना साइज ज़्यादा है, तो इनके बीच में है ना एटॉमिक रिपल्शन होएगा, इसीलिए क्या होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो X2O है, ठीक है, H2O में क्या है, एक तो I2O है, एक Br2O है और एक Cl2O है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सराउंडिंग एटम को किसकी ज़्यादा है, आयोडीन के साइज सबसे ज़्यादा है, तो आयोडीन में सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, है ना, दो आयोडीन के बीच में, है ना, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, तो इसका जो एटोमिक जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इनका ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रहेगा I2O का, फिर Br2O का और फिर Cl2O का। और हमने H2O और OF2 में डिसाइड कर ही लिया था पहले, H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा देन OF2 से। तो ओवरऑल ऑर्डर ये देखा जाए तो ये इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनका बॉन्ड एंगल हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर ओनली साइज का अगर ले लेंगे कि है ना, जैसे कि इसका 2p है और इसका 3d है, इसका 4d है और इसका 2p है, तो यहाँ पे साइज मिसमैच के अकॉर्डिंग तो Cl2O में हम सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग बता देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सराउंडिंग एटम की जो साइज है वो भी मैटर करती है। सराउंडिंग एटम्स का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बीच में रिपल्शन भी होएगा, और उनके बीच में रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज भी होएगा, तो वो फैक्टर भी देखना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इफ बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट फ्रॉम सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम, कहाँ से, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ अगर बैक बॉन्डिंग है, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम क्या होता है कि जनरली चेंज हो जाता है। जैसे कि ये सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल दिखाएंगे, है ना। अगर सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ है ना अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये थीटा है ना इंक्रीज हो जाएगा। थीटा क्या होता है कि इंक्रीज हो जाएगा 120 डिग्री से, यहाँ पे कितना बता दिया, 150 डिग्री से बता दिया। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, एक चीज आपने देखी कि यहाँ पे है ना बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होएगा। जो थीटा है ना पहले 120 डिग्री था, अब वो कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। आई इज इक्वल टू क्या होता है, -1/cos थीटा होता है ना, ठीक है, -1/cos थीटा होता है। जब अगर हम है ना इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू cos 150 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -√3/2 होती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखेंगे -1/√3
√3 और ये माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई की वैल्यू ये हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे लिखते हैं, एस पी आई, तो एस पी आई क्या हो गया, 2/√3 हो गया, ठीक है, 2/√3 हो गया। तो ये है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2/√3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस प्रकार से है ना जो बैक बॉन्डिंग होती है ना वो हाइब्रिडाइजेशन को है ना अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इफ बैक बॉन्डिंग इज, है ना, बैक बॉन्डिंग कब, जब है ना सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ अगर हो बैक बॉन्डिंग, देन है ना वो हाइब्रिडाइजेशन को अफेक्ट करती है। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम से अगर सेंट्रल एटम की तरफ है, देन नो चेंज इन ए बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता। जैसे एग्जांपल है BF3 का, है ना, तो यहाँ पे है ना जो बैक बॉन्डिंग है वो सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। इन सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम बैक बॉन्डिंग, देन LP गोज इनटू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल एटम। हाँ, अगर है ना सेंट्रल सराउंडिंग एटम से अगर है ना सेंट्रल एटम की तरफ अगर कोई बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा सेंट्रल एटम के में। ठीक है, और अगर है ना अगर जो बैक बॉन्डिंग हमारी हो रही है सराउंडिंग एटम से अगर सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है, तो जो सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा सेंट्रल एटम के वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क ही नहीं होगा क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन वहीं अगर हमारे पास अगर सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम में जो लोन पेयर होता है वो किस में रहता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो फिर वहां पे क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, होप सो ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट है इफ इन odd इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, ओके, देन odd इलेक्ट्रॉन कंसिडर इन ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे इन odd इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, जैसे कि CF3 है तो इसमें जो F है ना वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये अटैच्ड है कार्बन से। ठीक है, देन ये जो ओड इलेक्ट्रॉन होएगा ना ये किस में कंसीडर किया जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसीडर किया जाएगा। तो जो CF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 तो इसके कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रह गए, एक है ना ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसीडर किया जाएगा, और ये 3 हो गए यूनिवेलेंट एटम के हो गए, डिवाइडेड बाई 2 n इज इक्वल टू 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया। तो ये CF3 जो रेडिकल है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों होता है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है जैसे कि अगर ये B2 है कोई मॉलिक्यूल, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर इसमें बैक बॉन्डिंग होती है तो इसका थीटा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ है, और यहाँ पे है ना जो थीटा हो जाएगा 150 डिग्री तक। ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग एंगल इंक्रीजेस, हाइब्रिडाइजेशन जनरली चेंजेस बट ड्यू टू द बैंड शेप इट विल ऑल्सो कॉल्ड sp2 कांट से sp। अगर हाँ अभी भी इसकी शेप कैसी है, बेंट शेप ही है ना, तो अभी भी है ना ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है ना sp2 ही कहा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि लीनियर नहीं हो गया पूरा, है ना, भाई एंगल 180 डिग्री थोड़ी हो गया जो इसे sp बोलेंगे इसे फिर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही बोलेंगे। इफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट फ्रॉम सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, है ना, सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, देन हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन चेंज ही नहीं होएगा क्योंकि सराउंडिंग एटम से लोन पेयर जाएगा और है ना जो सेंट्रल एटम होएगा उसके है ना अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में जाएगा, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट नहीं होएगा। जैसे कि BF3 BCl3 BBr3 इसमें क्या होता है कि सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग होती है और इसके है ना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग लोन पेयर इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर, ओके, इसकी ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे है ना ये है CH3 ट्राईमिथाइल जो ट्राईमिथाइल अमोनिया है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3 है, इसकी शेप कैसी है, पायरामिडल है। अब ये क्या होगा कि इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, तो इसकी अगर बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो ये जो लोन पेयर रहेगा ये जो H+ के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा, लोन पेयर फॉर द इनकमिंग हाइड्रोजन, तो ये तो मोर बेसिक रहेगा। लेकिन अगर यही है ना SiS3 होल ट्राइस एन है, मतलब ट्राइसिलाइल ईथर, ट्राइसिलाइल जो है ना
ये अमोनिया है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर होगा ना, ये क्या होगा, सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर जो इनकमिंग जो हाइड्रोजन रहेगा उसके लिए तो ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इसकी जो शेप होती है ना वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है ऑलमोस्ट। इसकी तो पायरामिडल शेप रहती है ना, और इसकी कैसे हो जाती है, ट्राइगोनल। sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए H है ना, ये जो लोन पेयर होएगा नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, ये बैक बॉन्डिंग में इतना इन्वॉल्व है कि है ना जो इनकमिंग जो H+ आयन रहेगा ना उसके लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो ये कैसा होगा, लेस बेसिक होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के सी ट्राई मिथाइल अमोनिया एंड है ना ट्राइसिलाइल अमोनिया के बीच में ये कंपेरिजन है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp2, और ये है ना ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, पायरामिडल रहता है, ये मोर बेसिक रहता है, ये लेस बेसिक क्यों हो जाता है, ये इसका कंपेरिजन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर। लीनियर के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ है ना, जैसे कि ये वाला तो यहाँ पे तो है ना, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो इतना सिस्टम तो लीनियर चल रहा है, इसमें भी इतना सिस्टम लीनियर चल रहा है, ये भी लीनियर चल रहा है, ये लीनियर चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो ना, जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3, n इज इक्वल टू 3 है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन इसका भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैक बॉन्डिंग वाला नेचर आ गया, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट है ना लीनियर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो पहले तो है ना बाकी सब में तो ये नाइट्रोजन कैसा है, बेंट है, लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हो गई ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जनरली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ ए बैक बॉन्डिंग। इसमें क्लास में थोड़े टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, तो बार बार में थोड़ा सा सेकेंड्स के थोड़े डिस्टर्बेंस रहे, सो सॉरी फॉर दैट, एंड होप सो आपको ये एप्लीकेशन ऑफ ए बैक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आई हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द माई व्यूवर्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।